से वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं हैदराबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और ख़ासतौर पे जो बच्चों के नफ्सियाती अमराज हैं उसमें मैं, वो मेरी स्पेशलिटी है और मैं उसमें भी कोई 10 साल मुझे हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, ऑटिज़्म जो है बेसिकली बहुत पुराना एक अलामत कह लें इसको, अलामत के तौर पे आया था। जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते थे, दीवानगी के, उनके अंदर ये होता था। वो एक वक़्त उन पे ऐसा आता था जब वो लोगों से बिल्कुल बातचीत करना बंद कर देते थे, अकेले हो जाते थे, अकेले रहना पसंद करते थे, चेहरे पे कोई तासुरात नहीं आते थे, खामोश हो जाते थे। तो वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल उस अलामत के लिए किया जाता था, उसको कहते थे ऑटिज़्म है इसको, ये ऑटिस्टिक है। अब वहाँ से ये लफ्ज़ आगे चला, फिर इसको केनर ने अडॉप्ट किया, जो ख़ास तौर पे बच्चों के नफ्सियाती अमराज में और बच्चों के रवैये में तब्दीली को नोटिस करते थे। क्योंकि वेस्ट में हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाता है, हमारे यहाँ तो बस हम कह देते हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट करते रहे। उसको तो उन्होंने देखा, मखसूस कुछ बच्चे उनके पास आते हैं जिनके अंदर कुछ मखसूस से तब्दीलियाँ हैं। जैसे वो नज़र मिला के बात नहीं करते, माँ बाप अगर आसपास नहीं होते तो वो उनके लिए परेशान नहीं होते, चेहरे पे उनके कोई तासुरात नहीं आते, गर्म जोशी से किसी से मुलाकात नहीं करते। अब जैसे मेरी आपसे सला आप यहाँ आई, आपने मुझे सलाम किया, मैंने वालेकुम सलाम किया, आपने खुश आमदीद किया, मैंने आपको जवाब दिया, फिर हमारा एक इंटरेक्शन शुरू हो गया ना, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन कहते हैं इसको। कि आप कुछ पूछेंगे, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप हम एक दूसरे से तबियत वगैरह का पूछेंगे, फिर कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी। इस तरह वो नहीं कर पाते बच्चे, मतलब जिसको कहते हैं सोशली घुलना मिलना, वो नहीं होता उनके अंदर। खेलेंगे भी तो बिल्कुल अकेले खेलेंगे, अलग बैठ के। दूसरा बच्चा उनके साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश करेगा तो वो उसको छोड़ छाड़ के अलग हो जाएंगे। खिलौनों से भी एक मखसूस अंदाज में खेलेंगे, कतार बना के खेलेंगे, एक ही चीज़ बार बार करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, ऐसा कि आप बेजार हो जाएं, भाई ये क्या कर रहा है बच्चा। ठीक है, इसी तरह उनके मिजाज में एकदम से तब्दीली आ जाएगी। अभी खुश थे, एकदम से चिड़चिड़ापन हो गया। अपनी तकलीफ नहीं बता पाएंगे वो। ठीक है, जब किसी तकलीफ में होंगे तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, उछलना शुरू कर देंगे, पंजों पे चलना शुरू कर देंगे, हाथों का ऐसा हिलाना शुरू कर देंगे अजीब तरीके से। कुछ आवाज़ें ऐसी होंगी जिनसे वो चिढ़ने लगेंगे, उस पर वो गुस्सा करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए, ये वॉल्स आइसक्रीम वाले नहीं, बार टूट टूट बजाते रहते हैं, अगर वो उस पर चिढ़ गए तो फिर वो जब भी ये बजेगा वो उस पर चिढ़ेंगे। तो इस तरह की मखसूस अलामतें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो अलामत है, मतलब जिस पे हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं, वो ये है कि उनमें सोशली आइसोलेटेड लोग, घुलते मिलते नहीं है। इवन 6-7 महीने बाद भी उनकी नज़रें उनकी माँ को फॉलो नहीं करती। जैसे बच्चा होता है ना, विलादत के बाद जैसे 2-3-4 महीने होते हैं तो वो माँ को ट्रेस करना शुरू कर देता है आंखों से, किधर जा रही है, वहां जा रही है, आसपास नहीं होती तो रोना शुरू कर देता है। इनके अंदर ऐसा नहीं होता, ये नई ताल्लुकात बनाता है। हाँ, ये बेसिकली जो ऑटिज्म है ना, ये ऑटिज्म है ही इस तरह की, ये अपने अंदर इनके, ये अपने आप में एक अंजुमन होते हैं, मतलब अपने अंदर ही इनकी एक दुनिया होती है, ये उसी में मगन रहते हैं। अच्छा, अब इसमें इत्तेफाक से अगर किसी से इनका ताल्लुक बन जाए, वो माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कोई और केयर गिवर भी घर में हो सकता है, जैसे नाना, दादा, नानी, नाना, और कोई बहन भाई इनका, बस फिर उसके साथ अटैच हो जाएंगे। लेकिन उसको भी कोई खास टाइम नहीं देते। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा दिन अटैच, जैसे बच्चा किसी के, जैसे हमारे बच्चे किसी के साथ अटैच होते हैं तो पापा के पीछे, अम्मी के पीछे, इस तरह नहीं पड़ेंगे। मतलब वो भी कोई मखसूस टाइम उसे देंगे, उसके बाद फिर अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। चीज़ें भी इसी तरह है, कलर्स भी इसी तरह है, मखसूस कलर पहनेंगे, मखसूस कपड़े पहनेंगे, मखसूस इनका रूटीन होगा कि ये खाना है, ये पीना है। उससे आपने थोड़ा भी इनको अलग किया तो बस ये फिर गुस्सा आ जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, पैदाइश के चंद दिनों बाद ही ना, जैसे नॉर्मल कोई बच्चा
विलादत होती है किसी बच्चे की, तो पैदाइश के चंद दिनों बाद ही उसे माँ की खुशबू उसको आनी शुरू हो जाती है और वो उसको फॉलो करना शुरू करता है। तो वो अपने सीने से लगाती है, उसको प्यार देती है, तो एक अटैचमेंट शुरू होती है। तो कम से कम 3 से 6 महीने में बच्चा जो है वो नज़रों से माँ को ढूंढना शुरू करता है। इनके अंदर पहली अलामत ये होगी कि ये माँ को तलाश नहीं करेगी, मतलब माँ है या कोई भी केयर गिवर है, उसको ये तलाश नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ये बच्चे की उम्र आई कि 1 साल का हुआ, 8 महीने का हुआ, 1.5 साल का हो गया, तो उसने कुछ लफ्ज बोलने शुरू किए, आवाजें निकालनी शुरू करेगा। ठीक है, वो भी नहीं निकालते ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे बच्चा 6-8 महीने का होता है ना, कुछ बबल्स बनाना शुरू करता है मुंह में। ठीक है, वो भी नहीं बनाते ये, मतलब ये कोशिश ही नहीं करते बोलने की। अच्छा, एक और चीज आपने बच्चों में देखी होगी, 3 से 6 महीने का बच्चा होता है ना, तो जैसे ही बच्चे के आगे बच्चा लेटा हुआ है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, किडिंग कर रहे हैं ना, उसको गुदगुदी करते हैं पेट पे, ऐसे बगलों में, वो हंसता है, खुश होता है, इंजॉय करता है इसको। ये इस तरह नहीं करेगा, ना इंजॉय करेगा ना खुश होगा, बल्कि चिढ़ जाएगा उससे। दूसरी बात ये कि आप जिस तरह हाथ के इशारे करते हैं, ऐसे उसको आपने कुछ चीज दिखाई लटकी हुई, ऐसे चीज झुंझुना दिखाया, कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाया, उसके वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। ये बच्चे उसकी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये तो शुरू 3 से 6 महीने में आइडेंटिफाई होना, चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुआशरा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि हम डॉक्टर से पहले वो ऊपर नीचे का असर और जिन्नात और जादू टोना उस तरफ भाग जाते हैं, तो वो फिर उसमें बड़ी देर हो जाती है। वो जो 3-4 साल का बच्चा जाके पता चलता है भाई इसको ये प्रॉब्लम है, फिर वो हमारे पास लेके आते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, ऑब्वियसली उसकी स्पीच डेवलप नहीं होगी, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं है। मतलब आप अब यहाँ से हम अमेरिका चले जाएं तो हमारी इंग्लिश हम ना भी सीखे तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। वहाँ लोग इंग्लिश बोलेंगे, हम ऑटोमेटिक उनसे सीखेंगे, उनसे बोलेंगे, तो हमारी डेवलप हो जाएगी। तो वो लैंग्वेज डेवलप इनकी इसलिए भी नहीं होती कि ये इंटरेक्ट ही नहीं करते लोगों के साथ। तो वो लाजिम बात है, 3-4 साल में जब स्कूल का टाइम आता है, कहते हैं जी बच्चा तो बोलता ही नहीं, फिर वो डॉक्टर के पास लेके भागते हैं और ये स्पीच डिले वाली सारी चीजें आती। तो पता तो 3 से 6 महीने की उम्र में चलना शुरू हो जाता है, अलामतें आ जाती हैं। अच्छा, एक तो ये कि जीनियात में होता है, मतलब मौरूसी होता है ना, 70 से 90% तो ये मौरूसी है कि मतलब जीन में होता है। वो एक नस्ल में आपकी ना हो तो अगली नस्ल में आ जाएगा, बाज दफा ऐसा भी होता है 2 नस्लों में नहीं आया तो तीसरी नस्ल में आ जाएगा। वो तो इस तरह होता है ना। लेकिन जीनियात में ये मौजूद है, मौरूसी है। दूसरी अहम वजह ये है कि इनके सर का जो अगला हिस्सा होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जो नेक मतलब ऐसे आपको नजर नहीं आएगा, हाँ, लेकिन आप हेड सर्कमफ्रेंस नापेंगे तो उसमें थोड़ी ऊपर नीचे सेंटीमीटर्स में फर्क आ जाता है। दूसरा ये कि जो इनका दिमाग का अगला वाला हिस्सा होता है, जहाँ से हम ये सारे प्रोग्रामिंग हमारी सारी होती है, हम सोचते हैं, मेमोरीज होती हैं हमारी, और डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यहाँ न्यूरोनल डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ जो प्रोटीन होते हैं जो न्यूरॉन से एक दूसरे को मिलाते जुलाते कनेक्ट करते हैं, उनमें डेफिशिएंसी होती है कुछ प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से इनके अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं होती। फिर उम्मीदवारी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान वालदा को या उसकी माँ को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से उसे कुछ अर्सा एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी हो, उनसे भी बाज दफा ऐसा हो जाता है। अच्छा देखिए, ये एक तरह से जैसे हम एक दूसरे से कहते हैं ना कि ये बंदा तो इंट्रोवर्ट है और ये बंदा एक्सट्रोवर्ट है, ये मतलब एक टर्म है ना जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो लोगों से घुलते मिलते नहीं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, बड़े घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। तो थोड़े से ऑटिज्म वाले जो होते हैं ना, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये जो उनकी स्पीच डेवलप नहीं होती, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है, वो एक ही काम को बार बार करते हैं, नई चीज आप सिखाओगे वो सीखेंगे नहीं, ये सारी वो अलामतें जो ठीक हो सकती है। जैसे स्पीच डिले, बोल नहीं रहे, उसकी थेरापी है, स्पीच डिले की थेरापी वालदेन खुद भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर इतने इस पे ट्यूटोरियल मौजूद हैं कि वो उससे सीख कर और कर सकते हैं। एक दो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने जू के एनिमल्स ले लिए कुछ और उसको कहा बेटा ये एलिफेंट है, एक दफा का, दो दफा का, 3 दफा का, 10 दफा का, 20 दफा का, वो सीख जाएगा एलिफेंट। लेकिन बार बार कहना है उसको, जब वो कह दे तो आपने कहना है शाबाश बहुत अच्छा किया, ये लें कैंडी, ये लें चॉकलेट, चलें बाहर चक्कर लगाने चलते हैं। ठीक है, या थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया। लेकिन इसमें मेहनत है ना, काफी आपको टाइम इसको देना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा नहीं है आपने कहा एलिफेंट है वो सीख जाएगा एलिफेंट, नहीं, फिर आपको उसको मूव करा के दिखाना पड़ेगा, देखो एलिफेंट ऐसा चलता है, अच्छा जाओ एलिफेंट उठा के ले आओ। अब वो उसने सीख लिया भाई एलिफेंट ऐसा होता है, इसका नाम एलिफेंट है।
इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, या इसके साथ बाज़ दफ़ा ये भी होता है, ऑटिज़म के साथ और बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो उनका तो अद्वियात से इलाज मुमकिन है, लेकिन ये एक मखसूस उम्र में जाके काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, ठीक है? खुद ब खुद भी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये अगर तब्दीली आ रही है, जैसे मिजाज में उनकी तब्दीली है, रवैये में तब्दीली, तो वो दवा से बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, उसके साथ एक बात और भी है कि ये जो आपने कहा कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मतलब कम है, ज़्यादा है, हाँ, ऐसा होता है। कुछ लोगों में कम होती हैं, कुछ में दरमियाने दर्जे की होती हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जिन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्हें तो ऑब्वियसली इलाज की और साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है। माइल्ड, मॉडरेट जो है, वो साइकोलॉजिकल थेरापी से, मतलब आपकी बातचीत के अंदाज से, पेरेंट्स की रवैये में तब्दीली से, कि उन्होंने बच्चे के साथ किस तरह डील करना है, सिर्फ ये उन्हें सिखाया जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग कराई जाए, कि टीचर को भी बताया जाए कि इस बच्चे के साथ किन तरह से निमटना है, किस तरह उसको सिखाया जाएगा, ये बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं। हम्म, हम्म। हाँ, बिल्कुल होता है। माइल्ड सिम्पटम्स जहाँ होते हैं ना, वहाँ देर से ही पता चलेगा, क्योंकि वो जो पेशेंट कह लें, या उसको एक कुछ भी आप उसको कह, जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन बात ये है कि उस बच्चे में अगर माइल्ड अलामात हैं, तो माँ बाप को वो तंग ही नहीं करेगा। माँ बाप को तंग नहीं करेगा, मतलब स्पीच उसकी डेवलप है, थोड़ी बहुत अपनी मर्जी की बात कर लेता है, माँ बाप से पैसे ले लेता है, खिलौनों से खेल लेता है, पढ़ भी रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है। चले कम ग्रेड्स आ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहा है ना। अब बड़ी क्लास में जाके उसको दुश्वारी होनी शुरू हो गई, तो माँ बाप के लिए प्रॉब्लम हुई, तो वो लेके भागे। माइंड में ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी बहुत इशू रहता है, वो माँ बाप उससे सुकून में होते हैं, भाई हमारा बच्चा शरारती नहीं, अकेला खेलता रहता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली, हाँ, माइल्ड मॉडरेट जहाँ सिम्टम होते हैं ना, वहाँ माँ बाप के लिए थोड़ी परेशानी बनती है, भाई ये तो बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया इसको। फिर वो दम दरूद और इन सब के पास, और फिर डॉक्टर के पास, तो वो जरा जल्दी टाइम मिल जाता है। माइल्ड में ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। बच्चा अगर आपका स्पीच डेवलप नहीं कर रहा हो, जो मैंने अलामतें पहले बताई, वो बच्चे में है, तो इसका मतलब है उसे ऑटिज़म है। अब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, वो असेस करके आपको बता देगा कि इसको क्या किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, कोई ऐसी दवा दुनिया में मौजूद नहीं है जो ऑटिज़म को रिवर्स कर दे या ख़त्म कर दे। तो पहले तो ये बात आप ज़हन से निकाल लें, अगर कोई आपको कहे कि जी मैं वो जिस तरह दम दुरूद वाले होते हैं ना, कि ये पढ़ दूँगा और ठीक हो जाएगा, या वो कहें कि जी ये दवा खिला दें, बिल्कुल ऑटिज़्म सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑटिज़्म अपनी जगह रहेगा, लेकिन ऑटिज़्म के जो इश्यूज़ हैं, स्पीच उसकी डेवलप हो जाएगी, ताल्लुकात उसके बेहतर हो जाएँगी, वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देगा। बस यही 3 चीज़ें बेहतर हो जाएँ, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। यही 3 चीज़ें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो सबसे अच्छी टेक्नीक है, वो रिवार्ड की टेक्नीक है। जैसे ही बच्चा आपका कोई नई चीज़ सीखे, उसे शाबाश दें, उसको टॉफ़ी दें, उसे बाहर घुमाने ले जाएँ, उसके साथ और कोई प्ले करें, इंटरैक्ट उसके साथ बेहतर करें। अगर जिस वक़्त वो देखिए, इन बच्चों का ना मिज़ाज, वैसे भी नॉर्मल भी बच्चों का, और इन बच्चों का मिज़ाज तेज़ी से बदलता है। तो आप थोड़ा-सा वेट करें, अगर वो चिड़चिड़ा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको गुस्सा निकालने दें। उसके बाद जब वो अच्छे मूड में हो, फिर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। तो ये कई, मतलब ये एक थका देने वाला अमल है, लेकिन ये माँ-बाप को करना है उसके साथ ना, ताकि उसके साथ उसको वो फिर आगे बढ़ने लगे। हुँ,
हाँ, ये बड़े मजे का आपने सवाल किया। मेरे पास एक वो खातून अपने मियाँ को लेके आई, कह रहे कि मुझसे बात ही नहीं करते। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने काफ़ी देर इंटरव्यू तो वैसे सवाल जवाब नॉर्मल, इंजीनियर है वो, सवाल जवाब नॉर्मल उसने किए। फिर मैंने कहा कि अच्छा, इस तरह करें कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आएँ तो और थोड़ा सा डिटेल में इनसे डिस्कस करेंगे। उस वक्त ये शक तो हुआ कि कोई ऐसा, ये इंट्रोवर्ट उस वक्त लग रहा था। जब वालदेन को लेके आया तो उन्होंने कहा ये तो बचपन से ऐसा ही है, और भी कई बातें मैंने पूछी। तो देखिए, हमारे यहाँ तो शादी तो इस तरह होती है, हम दोनों को कह देते हैं कि भाई रिश्ता आसमान पे बना था, निकाह यहाँ होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों बेचारों को बताते ही नहीं कि भाई इसको क्या है, इसको क्या है। ठीक है भाई, अगर इंट्रोवर्ट भी है आपका बच्चा, आप समझ रहे हो कि वो चले इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, बन सकता है ऑटिज्म वाला, उसका आईक्यू लेवल थोड़ी कम होता है। तो वो तो बस इंटरेक्ट नहीं करता, तो आप समझते हैं कि ये शाय है, बात नहीं करता। तो आप कम से कम जिससे उसकी शादी कर रहे हैं उसको बता तो दें, उन दोनों को मिलवा तो दें। ठीक है, क्योंकि देखें कई रिस्क है ना इसमें, तो उसके बच्चों में भी ऑटिज्म आ सकता है। इस नस्ल में नहीं आएगा तो अगली नस्ल में आ जाएगा। तो लड़की इस बात को कबूल करेगी कि अब मेरा होने वाला जो बच्चा है उसको ऑटिज्म हो, या उसके नवासे या पोते को ऑटिज्म हो। तो ये दोनों को बैठ के डिस्कस करा देना चाहिए। नहीं डिस्कस होता तो बाद में चीज़ें पता चलती हैं और फिर वो झगड़ों की सूरत तैयार करती है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस नहज पे होते हैं या उनके पास उतना इल्म होता है। वो कहते हैं जी ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इससे हम ठंडे दिमाग से इसका इलाज भी हो सकता है, निमट सकते हैं, अपने रवैये में कुछ तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अमूमन तो हम लोग डिमांडिंग होते हैं ना, कि आपने ये करना है, वही आपने ये करना है। जब वो उस चीज़ को मीट नहीं करते तो फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो ये तो जब शादी हो रही है ऑटिज्म वाले की, चाहे वो मेल को हो या फीमेल को, उनको बताना ज़रूरी है कि ये मसला है या एक बीमारी है या ये एक इशू है जो आपके बच्चों में भी आ सकता है, जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। ये सारी चीज़ें बतानी जरूरी है। अच्छा, साइकोलॉजिकल जो मैंने चीज़ें आपको बताई अभी तक, उनके ज़रिए इसमें बेहतरी आ जाती है। अगर बहुत सिवियरिटी हो तो कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो सिवियरिटी को कम कर देती हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। दूसरी बात ये कि आप दोनों को बता दें, उसके बाद वो देखें वो दोनों क्या फ़ैसला करते हैं। तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी हम एग्री हैं और हम करने के लिए तैयार हैं, हो सकता है इस नस्ल में ना आए, अगली नस्ल में आए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आप एक ही फैमिली में शादियाँ किए जा रहे हैं तो चांस बढ़ जाएगा ऑटिज़्म का ना। अगर आप डिफरेंट फैमिली में शादी करें जिनमें ना हो, तो फिर उस बात का चांस कम होता है कि ऑटिज्म हो। अच्छा, अब आपने कहा जीन थेरापी का, जो आपने बहुत अहम सवाल किया। अब कुछ लोग स्टेम सेल या जीन थेरापी की बात करते हैं। तो स्टेम सेल कुछ जगह हुआ है, लेकिन अभी तक रिसर्च ने, जितनी भी गूगल स्कॉलर पर, पबमेड पे दुनिया की रिसर्च आती है, उस पर कोई ऐसी अथेंटिक रिसर्च नहीं आई है कि इससे 100% फायदा हो गया हो या 80% फायदा हो गया हो। लेकिन हमने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी देखी है, वेस्ट पे भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि जी स्टेम सेल से ये काबिल इलाज है, इवन ये भी, एडीएचडी भी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जामे सबूत इस चीज़ का नहीं मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुमकिन है। हाँ, देखें, अब देखें, इसमें ऑटिज्म में अगर किसी बच्चे का, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बीमारियां साथ में आ सकती हैं, तो अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम है तो फिर तो उसे स्पेशल एजुकेशन की तरफ जाना है। ठीक है, अगर, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का आईक्यू कम नहीं होता तो वो नॉर्मल स्कूलों में जाएंगे। अब स्कूलों की कहानी में जो आदि तो आपने बयान कर दी, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक किताब है, सेवन सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल। उसमें एक हैबिट है विन विन प्रिंसिपल। वो विन विन प्रिंसिपल हमारे माशरे में नहीं है।
इवन हमारी फैमिलीज में भी एक दूसरे के साथ नहीं होता। क्या होता है कि हम एक दूसरे से आगे निकलने की, जिसको रेट रेस कहते हैं, उसमें लगे हुए, दौड़ के आगे निकल जाए। हालांकि इसमें हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। कामयाब हम जब होंगे जब मैं तरक्की कर रहा हूं तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ आगे बढ़े, सब तरक्की करें। यही चीज क्लास में हमने, जो टीचर है उसने बच्चों को समझानी है कि कोई बच्चा मैथ में तेज है, कोई साइंस में तेज है, कोई ज्योग्राफी में तेज है, कोई इंग्लिश में तेज है, तो वो दूसरे जो उसका फेलो है उसको हेल्प करे और वो इसकी हेल्प करे, और सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करें और सब आगे बढ़े। ये विन विन की सिचुएशन, इसमें वो बच्चा चल जाएगा। ठीक है, बहुत सीवियर अगर उसे ऑटिज्म नहीं है तो माइल्ड टू मॉडरेट वाला बच्चा इसमें आसानी से सर्वाइव कर जाएगा, ग्रेड भी अच्छे ले लेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो सब एक दूसरे से छुपाने और आगे निकलने में लगे हुए। तो वो आपकी वाली बात कि वो ग्रेड्स पे ज्यादा उनका फोकस है बनस्बत इसके कि वो टीम वर्क पे फोकस करें। अब दुनिया में इस वक्त जो है सब जगह एजुकेशन में टीम वर्क आ गया। अच्छा, स्कूलों ने किया है, स्कूलों ने बिल्कुल किया है। वो जिस तरह हमारे दौर में बैठते थे एक के पीछे एक बैठा है, वो इस तरह नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस की या वर्कशॉप की तरह बच्चों को उस स्टाइल में बिठाते हैं। लेकिन ये दो तीन चीजें और अगर वो ले आए तो ये बच्चे इन्हीं स्कूलों में आराम से पढ़ सकते हैं। बल्कि टीचर्स को, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, हैदराबाद में मैं रहता हूँ, मैं यहाँ मैंने कोशिश की कि कुछ टीचर्स को वर्कशॉप्स कराई जाए, कुछ सेमिनार कर, जिसमें उन्हें सीधा सीधा अलामतें बता दी जाए कि बच्चों में ये नफ्सियाती अमराज होते हैं। अगर आप ये किसी बच्चे में देखें तो फौरन उनके वालिदैन को कहें कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसके लिए कोई चीज़ स्टार्ट करें, कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन, जिससे उनमें बेहतरी आ जाए और बाकी बच्चों के साथ आगे चल सके। हम्म। हम्म। जी बिल्कुल। 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 अच्छा देखें, इसमें एक तो ये है कि मार पिटाई नहीं करनी बच्चों के साथ, ना उन पर गुस्सा करना है। इससे आपके और बच्चे के ताल्लुकात खराब हो जाए। फिर आप सही चीज़ भी उसे समझाओगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगी। पहले तो आप बच्चे के जज्बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जिस तरह आपके जज्बात हैं इस तरह बच्चे के भी जज्बात हैं। और बच्चा चूंकि छोटा है तो उसे पता ही नहीं है कि जज्बात को कैसे इजहार करना है। जज्बात का वो अपने तरीके से करेगा, रोएगा, चीज़ उठा के फेंक देगा, चिढ़ेगा, बाइट कर लेगा। ठीक है, तो उसका अभी आईक्यू लेवल आप जैसा नहीं है। आप तो माशाल्लाह बड़े 20-22 साल, 25 साल, 30 साल के, आपको तो, आप तो दुनिया से इस सब चीज़ों से गुजर चुके। और वो ऑटिस्टिक है बच्चा, या अगर ऑटिस्टिक नहीं भी है तो भी उसे नहीं पता कि वो तो फौरन ही उसका आइसक्रीम चाहिए, आप नहीं दिलाओगे वो रोएगा। इसी तरह अगर आपको गाड़ी चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है तो आप रोएंगे तो नहीं, आप तो ढूंढेंगे कि मैं कोई ऐसा जरिया ढूंढ लूँ कि इतनी इनकम हो जाए कि गाड़ी लूँ। तो उसके और आपके मेंटल प्रोसेस में फ़र्क है। तो पहले तो ये कि उनसे हमदर्दाना रवैया रखें बच्चों के साथ, कैसा भी बच्चा हो। दूसरी बात है कि स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके बिल्कुल वालिदैन आते हैं और वो इन्हीं बातों की वजह से परेशान होते हैं जिनका आपने जिक्र किया। तो इस पे एक बेसिकली ट्राइका बनता है। वो ट्राइके में एक तरफ डॉक्टर होता है, एक तरफ पेरेंट होते हैं और तीसरी तरफ टीचर होता है। इन तीनों से बैठ के डिस्कस करना पड़ता है मामले। ठीक है, पेरेंट्स को भी बतानी पड़ती हैं कुछ चीज़ें कि आपने अपने रवैये में ये तब्दीली लानी है, और टीचर को भी बताना पड़ता है कि बाकी मामलात में ये बच्चा कैसा है। बाकी बच्चों को आप जिस तरह सिखाते हैं उसको थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, या आप घर डायरी में लिख के भेज दें कि हमने इसको सिखाने की कोशिश की, ये सीख नहीं पाया तो आप घर पे इसको सिखाएं, इसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें। और माँ बाप को भी ये बहुत बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप इसको कंपेयर ना करें किसी के साथ। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आप घर में भी सब एक जैसे नहीं होते। कोई किसी तरह, कोई किसी को, कोई किसी चीज़ में होता है, कोई किसी तरह, मोहल्ले में सब एक जैसे नहीं होते, इस तरह ऑफिस में सब एक जैसे नहीं होते। तो ये बच्चा भी इसी तरह है, ये दूसरों से मुख्तलिफ है। तो आप बाकी बच्चों को भी टाइम दें, इसको ज़रा अलग टाइम दें, उसको कंपेयर ना करें। ये जो हम कहते हैं ना, वो उसके इतने नंबर आ गए तुम्हारे नहीं आए, देखो उसके कज़न के इतने आ गए तुम्हारे नहीं आए, तुम्हारे भाई ने ये कर लिया, मोहल्ले वाले के बच्चे ने, तो वो और स्ट्रेस, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या करना है। वो इतना अभी समझदार नहीं हुआ कि वो आपके इन जो आप जैसे उसने कहा मुझे खेलना है, आपने उसे कहा अभी खेल भी लो और कपड़े भी गंदे ना हो। तो वो कोई इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि आपकी सुकराती बुकराती बातें समझ सके कि जी खेल भी लेगा और कपड़े भी गंदे नहीं होंगे।
तो वो तो वीडियो गेम ही है जो टीवी पे चला के खेला जा सकता है, जिसमें कपड़े गंदे ना हो। क्रिकेट खेलने जाए तो अभी कपड़े गंदे होंगे। तो वो अभी उसका मेंटल लेवल वो नहीं है कि वो आपकी तनकीद को, इन बातों को समझ सके। तो उसके साथ ज़रा लोअर लेवल पे आके उसके साथ बैठ के आप ये करें तो वो सीख लेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं 8 से 10 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आए जो ऑटिज़्म के थे, और उनमें से कुछ थोड़ी-सी अद्वियात पे, कुछ बगैर अद्वियात पे, सिर्फ़ उन्हें हमने ये बताया कि आप इस चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को बताया, उन्होंने मैनेज किया और वो आगे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, कुछ बेचारे जॉब्स कर रहे हैं, या जो फारिगुल तहसील लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि मैं अपने वालिदैन को भी ये कहना चाहूँगा, टीचर्स को भी ये कहना चाहूँगा, अपने माशरे के बाकी लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि लेबलिंग ना करें। अगर आप देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, तो उसको ये ना कहें कि इसे ऑटिज़म है, उसको ये ना कहें इसको एडीएचडी, उसे ये ना कहें ये तो मेंटल रिटार्डेड है, उसे ये ना कहें ये तो नफसियाती बच्चा है, या इस पे किसी ने जादू कर दिया है, कोई तावीज़ कर दिया है। आप ये कहें कि ये मुख्तलिफ है, हम इसकी थोड़ी-सी मदद करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा, या हम किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे तो और बेहतरी आ जाएगी। ये जो आप लेबल कर देते हैं, ये बच्चे के ज़हन में फिक्स हो जाता है। उसके न्यूरॉन्स में ये बात जाके बैठ जाती है कि मैं तो ऐसा हूँ। फिर वो नहीं भी होगा तो वैसा बन जाएगा। ठीक है? तो बराए मेहरबानी ये काम ना करें, उसकी मदद करने की कोशिश करें। और जो आप बाहर से फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, मुआशरे से गुस्सा कर लेके आते हैं साथ, ऑफिस से घर आते हैं, या और कोई परेशानी होती है, वो बच्चे पे ना निकालें। ठीक है? बच्चा नहीं समझता कि आप किन मसाइल में काम कर रहे हैं, वो अभी इस काबिल नहीं हुआ। वो अपने मसलों से निमट रहा है। उसे नहीं पता कि गुस्से का इज़हार कैसे करना है, उसे नहीं पता ऑटिज़्म के बच्चे को पेट में दर्द है तो माँ को कैसे बताना है कि मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या मुझे धुंधला नज़र आता है, बोर्ड जो है वो मुझे नज़र ही नहीं आता। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, बोर्ड मुझसे दूर है, वो मुझे दूर की नज़र मेरी वो तो नहीं बता सकता आपको। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो वो बयान नहीं कर सकता, तो वो डिफरेंट तरीकों से उसका इज़हार करेगा। ठीक है? तो इसमें उसकी बच्चे की मदद करें, और अगर आप नहीं, आपको समझ में आता, तो करीब जो आपके इलाके में करीब तर आपसे है, वो उस डॉक्टर के पास जाए, वो आपकी मदद करेगा। तो ये मेरा एक कहना है। थैंक यू।